हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा क्या होती है, क्या उसका अर्थ है, क्या मुद्रा के कार्य हैं और मुद्रा का महत्व क्या है। सामान्य रूप से आज के अगर हम जनजीवन में देखें तो मुद्रा हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुकी है। आज हम कल्पना करें कि एक भी दिन बिना मुद्रा के रहना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। आज तमाम जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है वो मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रा वर्तमान में एक ऐसी धुरी है जिस पर पूरा अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी प्रकार से मुद्रा रूपी धुरी पर पूरा अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। वर्तमान में मुद्रा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि हर कार्य के लिए कोई भी वस्तु और सेवाओं को हमको क्रय विक्रय करना हो तो बिना मुद्रा के पॉसिबल नहीं है। पर क्या वास्तव में मुद्रा प्रारंभ से ही ऐसी थी जैसे कि वर्तमान में है, या इसका विकास सने सने हुआ है? इस चैप्टर में हम इस चीज को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रा का कितना महत्व है। कुछ विचारक ये कहते हैं कि जिस प्रकार से यंत्र शास्त्र में पहिए के आविष्कार ने क्रांति ला दी, आप देखिए जितने भी मशीनें हैं उसमें पहिए का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी मशीनों को इधर से उधर लाना ले जाना है बिना पहिए के संभव नहीं है। जितने भी यातायात के साधन हैं वो पहिए के आविष्कार के बाद ही विकसित हुए। तो विचारक ये कहते हैं कि यंत्र शास्त्र में जो स्थान पहिए का है और विज्ञान में जो स्थान अग्नि का है और राजनीतिक शास्त्र में जो स्थान वोट का है वह का वही स्थान अर्थव्यवस्था में मुद्रा का है। अर्थात मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं वर्तमान में की जाती है। मुद्रा कमाने के लिए व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। आज मार्केट में जो इतनी तरह की वस्तुएं हैं, करोड़ों तरह की वस्तुएं हैं, कई तरह की सेवाएं उपलब्ध है, इसके विकास में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो क्या इस प्रकार की मुद्रा थी? तो प्राचीन काल में मनुष्य छोटे छोटे समूह में रहा करते थे और उनकी आवश्यकताएं सीमित थी और हर व्यक्ति अलग अलग कार्य करता था। कोई कारपेंटरी का कार्य करता था, कोई कुम्हार का कार्य करता था, कोई खेती में अन्न उत्पादन का कार्य करता था, कोई व्यापार वाणिज्य का कार्य करता था, कोई जो तिलहन है उसका कार्य करता था और छोटे समूह में रहते थे। तो वह वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय करते थे। एक किसान के द्वारा अगर उसको मटके की जरूरत होती थी तो कुम्हार के पास, कुंभकार के पास जाता था, कुछ अनाज देता था, मटका प्राप्त कर लेता था। उसे लकड़ी के कोई सामान की जरूरत पड़ती थी तो वो कारपेंटर के पास जाता था, कुछ अनाज देकर कारपेंटरी का कुछ सामान खरीद लिया करता था। तो प्राचीन काल में इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता था। मुद्रा तब इस प्रकार की स्थिति, तब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। जब मनुष्य आखेट युग में था तब वह वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, का क्रय विक्रय करता था। वहां वस्तु विनिमय प्रणाली थी। आखेट युग में जानवरों की खालें, जानवरों के सींग, जानवरों के खुर आदि मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। जब आखेट युग में था तो तीखे जो पत्थर होते थे जिससे वह शिकार किया करता था उसे मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। जब कृषि युग आया, जब मनुष्य ने खेती करना सीखा, वह विभिन्न फसलों का उत्पादन करने लगा, तब अनाज को मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिया जाने लगा। यानी कोई वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए अनाज को प्रयोग में लिया जाता था। उसके बाद पशुपालन युग आया तो गायों को मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिया जाता था, भेड़ को, बकरी को, मुर्गियों को मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा एक ऐसा नहीं अचानक से कोई देवी प्रकट हुई और उसने बता दिया कि इन पैसों से तुम लेन देन करेंगे तो वह आपका जो लेन देन है वो बहुत सरल हो जाएगा। वर्तमान या इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा का आविष्कार शने शने हुआ और वर्तमान रूप में मुद्रा जो है उसको सालों लग गए डेवलपमेंट होने में। पशुपालन आखेट युग से मुद्रा स्टार्ट हुई, उसके बाद पशुपालन युग में आई, कृषि युग में मुद्रा आई, उसके बाद सबसे पहले हमारे यहाँ तांबे के सिक्के सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए गए। पर
सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे के सिक्के बनाने के बाद फिर धीरे धीरे पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। उसके बाद वर्तमान में जो हमारे यहाँ चल रही है नंबर मुद्रा या जो प्लास्टिक मनी का प्रचलन हुआ, वो सारी चीजें धीरे धीरे विकसित हुई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी और उसमें क्या कठिनाइयां थी कि हमको मुद्रा की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली कहा किसे जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय करना, यानी एक जैसे गेहूं के बदले सोना लेना, गेहूं के बदले चीनी खरीदना, चीनी के बदले चावल खरीदना, यानी वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। प्राचीन काल में जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोग छोटे कबीलों में रहते थे, छोटे समूह में रहते थे, तो वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे से वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। वहां कोई मुद्रा की आवश्यकता, न तो मुद्रा का आविष्कार हुआ था, न ही कोई आवश्यकताएं थी। तो तत्कालीन समय में बार्टर इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता था। पर इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ समस्याओं का जिक्र हम करना चाहेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ मुद्रा का विकास हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में देखिए, वस्तु के बदले जो वस्तु दी जाती थी, तो गाय के बदले अनाज दिया जाता था, अनाज के बदले गाय दी जाती थी, गायों के बदले सोना होता था। इसके अलावा जो यातायात के साधन है वो भी पशुओं के बदले या अनाज के बदले क्रय विक्रय किए जाते थे। अनाज के बदले वस्त्र हो जाता था, वस्त्र के बदले दूध हो जाता था, दूध के बदले अनाज मिल जाता था। इसके अलावा गाय के बदले आपको कुछ और आइटम मिल जाता था। इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो इनकी जो मेन कठिनाई थी, पहली कठिनाई थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, वो थी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रॉब्लम थी कि आपको गेहूं के बदले सोना लेना है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो गेहूं लेने के लिए तैयार हो, सोना देने के लिए तैयार हो। प्राय ये होता था कि वह अगर सुनार के पास गया, उसने कहा मेरा गेहूं ले लो, बदले में मुझे सोना दे दो क्योंकि मेरी बच्चे की शादी है, मुझे सोना देना है। और कुमार कहता है, स्वर्णकार कहता है कि मेरे पास पहले से ही गेहूं अवेलेबल है, अगर तुम मुझे चावल ला के दो तो मैं तुमको सोना दे सकता हूं। तो गेहूं वाला क्या करता था, चावल वाले के पास गया कि आप मेरा गेहूं ले लीजिए, मुझे चावल दे दीजिए। चावल वाले ने कहा मुझे चीनी की आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो क्या करता था, गेहूं के बदले चीनी वाले के पास जाता था कि आप मेरा गेहूं ले लीजिए, मुझे चीनी दे दीजिए। सपोज कीजिए वो तैयार हो गया अपना चीनी देने के लिए और गेहूं लेने के लिए, तो व्यक्ति क्या करता था, अपना गेहूं देता था, उससे चीनी लेता था। फिर चीनी लेके वो चावल वाले के पास गया, उसको चीनी दी, बदले में उससे चावल लिया। फिर चावल को लेकर वह स्वर्णकार के पास जाता था कि आप चावल ले लीजिए, मुझे सोना दे दीजिए। इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली प्रॉब्लम थी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मिलना बहुत मुश्किल था। आप जो चीज देने के लिए तैयार है और जो चीज लेने के लिए तैयार है, तो उसके लिए आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जो आपकी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है और अपनी वस्तु देने के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा श्रम साध्य कार्य था कि दोहरा संयोग आसानी से मिल नहीं पाता था। दूसरी प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली में होती थी वस्तु के मूल्य को मापने में कठिनाई। दूसरी होती थी बहुत सारे मूल्य याद रखने पड़ते थे, मूल्य को मापने में कठिनाई। बहुत सारी वस्तुएं प्रचलित थी, तो एक गेहूं के बदले 1 किलो गेहूं के बदले कितना चावल आएगा, 1 किलो गेहूं के बदले नमक कितना आएगा, 1 किलो गेहूं के बदले तुअर दाल कितनी आएगी, मूंग दाल कितनी आएगी, चीनी कितनी आएगी, तेल कितना आएगा। बहुत सारे मूल्य आपको याद रखने पड़ते थे। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में 1 किलो गेहूं के बदले में क्या क्या आइटम कितना आएगा, इसी प्रकार से 1 किलो चावल के बदले कितना गेहूं आएगा, कितनी चीनी आएगी, कितना खाद्य तेल आएगा, कितना साबुन आएगा, कितना नमक आएगा, कितना अजवान आएगा। बहुत सारे वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य याद रखने पड़ते थे और मूल्य का एक सर्व मापक नहीं था कि हर चीज को गेहूं के बदले मापा जाएगा या हर चीज को गाय के बदले मापा जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे मूल्य होते थे। मान लीजिए उस समय अगर तीन वस्तु ही है, सपोज कीजिए,
मान लीजिए 3 ही वस्तु है, एक तो चीनी है, एक गेहूं है, एक चावल है। तो कितने मूल्य याद रखने पड़ते? 1 केजी चीनी बराबर 2 केजी गेहूं, फिर 1 केजी चीनी बराबर आधा केजी चावल, और मान लीजिए एक और गेहूं, चीनी, चावल और सपोज कीजिए एक और आइटम मान लेते हैं चना। तो फिर आपको 1 केजी चीनी बराबर आधा केजी चना, एक मूल्य याद हुआ। इसके बाद 1 केजी गेहूं के बदले 3/4 केजी चावल, एक ही मूल्य हुआ। फिर 1 केजी गेहूं के बदले आधा केजी चना, एक मूल्य हुआ। फिर 1 केजी चावल के बदले आधा केजी चना, ये एक और मूल्य हुआ। तो देखिए वस्तुएं 4 थी, तो मूल्य याद रखने पड़ते थे 4 गुणा 3/2 दैट इज 6। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। केवल वस्तुएं 4 ही थी तो मूल्य याद रखने पड़ते थे 6, क्योंकि इसका सूत्र होता है n-1/2। अगर 100 वस्तुएं हैं तो 100 माइनस 1/2, तो मूल्य याद रखने पड़ेंगे 100 गुणा 99/2 दैट इज 4950 मूल्य याद रखने पड़ेंगे। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में दूसरी समस्या यह थी कि बहुत सारे मूल्य याद रखने पड़ते थे, क्योंकि आपको गेहूं के बदले चना लेना हो सकता है, गेहूं के बदले चीनी लेनी हो सकती है, गेहूं के बदले चावल लेना हो सकता है, चावल के बदले चना लेना हो सकता है, चावल के बदले चीनी लेनी हो सकती है, चावल के बदले आपको गेहूं लेना हो सकता है। तो बहुत सारे मूल्य इसमें याद रखने पड़ते थे और मूल्य का कोई सर्वव्यापक माप नहीं था। तीसरी चीज ये थी कि विभाजन संभव नहीं था। तीसरी वस्तु विनिमय प्रणाली में जो समस्या उत्पन्न होती थी, वो समस्या उत्पन्न होती थी मुद्रा के विभाजन की। मुद्रा के विभाजन की समस्या। देखिए वर्तमान में क्या है, मुद्रा प्रचलन में एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी 5,000 में देना चाहता है, आप 4,000 में देना चाहते हैं, आप 4,000 उसके देना चाहते हैं, आपको एक टीवी खरीदना है, पुराना टीवी है, वो व्यक्ति 5,000 रुपए लेना चाहता है, आप 4,000 रुपए देना चाहते हैं, तो आपका आपस में बार्गेनिंग से जो सौदा है वो हो सकता है 4.5 पर हो जाए, हो सकता है 4,250 पे हो जाए, हो सकता है 4,750 पे हो जाए। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का विभाजन संभव नहीं था। जैसे एक व्यक्ति एक ऊंट के बदले 5 भेड़ मांग रहा है और भेड़ वाला कहता है कि मैं एक ऊंट के बदले 4 ही भेड़ दूंगा, तो दोनों का सौदा एक ऊंट के बदले 4.5 भेड़ पर संभव नहीं था। ये वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर आपको एक गाय के बदले आपको थोड़ी सी अजवान चाहिए तो आपको बहुत सारी अजवान खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एक गाय के बदले मान लो 100 किलो अजवान आती है, तो आप गाय का एक टुकड़ा तो दे नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में मुद्रा में छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप 10 पैसे का सामान ले लीजिए, 25 पैसे का सामान ले लीजिए, 50 पैसे का सामान ले लीजिए, पर वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं था कि मुद्रा का विभाजन नहीं होता था। अगली समस्या थी स्थगित भुगतान की समस्या। चौथी समस्या ये होती थी स्थगित भुगतान का माप। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक अन्य समस्या कि कोई किसी को उधार देता। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को एक बोरी गेहूं उधार दिया, तो जिसने उधार लिया उसको वैसा का वैसा ही गेहूं देना संभव नहीं था। क्यों? कि गेहूं की हर साल की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, तो सामान्य रूप से जो स्थगित भुगतान होते थे उसका माप किया जाना संभव नहीं था। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति से गाय उधार ली, अब वो सपोज कीजिए उस गाय की डेथ हो जाती है, तो उस व्यक्ति के द्वारा वैसे की वैसी गाय वापस चुकाना संभव नहीं था और आपस में झगड़े का कारण बनता था। कोई भी स्थगित भुगतान है उसका माप वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ही कठिन था, क्योंकि सेम वस्तु वापस दिया जाना संभव नहीं था। वर्तमान में आप किसी को 1,000 रुपए उधार देते हैं, वापस 1,000 रुपए प्राप्त कर लेते हैं, चाहे आपने 500 के 2 नोट दिए हो और सामने वाला 200 से कि आपको 5 नोट देता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर वस्तु विनिमय प्रणाली में
जिस प्रकार की वस्तु को उधार दिया जाता था, सेम वैसी की वैसी वस्तु प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा क्रय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक अन्य समस्या थी, वर्तमान में व्यक्ति अगर ज्यादा कमा रहा है तो वह वृद्धावस्था के लिए अपनी क्रय शक्ति को संचय कर सकता है, बैंक में जमा करा सकता है, और जब वो वृद्ध होगा वो पैसा उसके काम आ सकता है। पर वस्तु विनिमय प्रणाली में जब अनाज मुद्रा के रूप में थे या गायों को मुद्रा के रूप में प्रयोग लिया जाता था, तो व्यक्ति के द्वारा क्रय शक्ति का संचय किया जाना संभव नहीं था। क्योंकि अगर व्यक्ति गेहूं का संचय करता है कि वृद्ध अवस्था में काम आएगा, तो हो सकता है गेहूं में कोई कीड़ा लग जाए, वो उससे पहले ही खत्म हो जाए। गायों का मुद्रा के रूप में संचय करता है तो गायों की डेथ व्यक्ति से पहले ही हो जाती थी। कहने का तात्पर्य कि मुद्रा का संचय वहां पर किया जाना संभव नहीं था, यानी बचत किया जाना संभव नहीं था कि भविष्य के लिए हम कुछ बचा कर रखें, तो वह बचत किया जाना संभव नहीं था। इसके अलावा अगली समस्या होती थी क्रय शक्ति के हस्तांतरण की। अगर किसी व्यक्ति को एक स्थान से क्रय शक्ति को दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं था। वर्तमान में आपका प्लॉट, मान लीजिए उदयपुर में एक मकान, इस मकान की जगह आप बेंगलोर में मकान लेना चाहते हैं, संभव है। आप क्या करेंगे, उदयपुर के मकान को बेच दीजिए, बदले में पैसा प्राप्त कर लीजिए और उस पैसे से बेंगलोर में मकान खरीद लीजिए। पर वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, तो व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को बेंगलोर में ढूंढना पड़ता था जो उदयपुर में उसका मकान लेने के लिए तैयार हो और बेंगलोर में उसको मकान देने के लिए तैयार हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। दूसरी चीज ये थी कि वस्तुओं को जब मुद्रा के रूप में प्रयोग लिया जाता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा को लाने ले जाने में भी बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। वर्तमान में पत्र मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा प्रचलन में है, तो आपको 1 करोड़ रुपए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हैं तो आप आसानी से ले जा सकते हैं। आपके डेबिट कार्ड में है, आपके खाते में है, आप आराम से पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी और गायों को या अनाज को मुद्रा के रूप में प्रयोग लिया जाता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा को लाने और ले जाने में बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता था और बहुत आसान नहीं होता था कि वस्तु को मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आया जाए। इसके अलावा उधार के लेखे के रूप में एक कठिनाई होती थी। एक व्यक्ति किसी को दूसरे को उधार दे देता था, तो उसका अकाउंटिंग होती थी, उस अकाउंटिंग में समस्या थी कि ब्याज उसका किस प्रकार से लिया जाए और जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको उधार दिया गया उस क्वालिटी का प्रोडक्ट वापस कैसे लिया जाए। ये कुछ समस्याएं थी जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में थी और इन सारी समस्याओं से ओवरकम होने के लिए हमारे यहाँ मुद्रा का आविष्कार हुआ। और मुद्रा का आविष्कार भी एकदम से नहीं हुआ, मुद्रा का आविष्कार धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर, जैसे जैसे समस्याएं आती गई, जैसे हमारे यहाँ धातु के सिक्के चले, पर धातु के सिक्के को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उनको ऊंटों पर, हाथियों पर, रथों में लाद कर, बैलगाड़ियों पर लाद कर लेकर जाया करता था। तो बाद में पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ, फिर पत्र मुद्रा में भी कई प्रकार की समस्याएं होने लगी। तो बाद में हमारे यहाँ वर्तमान में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा का चलन हुआ। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मुद्रा का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, कैसे मुद्रा का विकास फिर किस प्रकार से हुआ। तो मुद्रा का प्रादुर्भाव, देखिए मुद्रा क्या है। हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास, राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है, जो सारे आर्थिक निर्णय उनके द्वारा लिए जाते थे, सामाजिक निर्णय का निर्धारण उनके द्वारा किया जाता था, न्याय व्यवस्था को उनके द्वारा किया जाता था। और उस समय वो किसी भी वस्तु पर राज की चिन्ह अंकित कर देते थे, तो उसे मुद्रा के रूप में माना जाता था। यानी सामान्य रूप से जिस प्रकार से वर्तमान में सरकार का राज की चिन्ह, जैसे नोट पर गांधी जी का फोटो छपा होता है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा जो मुद्रा चलाई जाती थी उसमें राज चिन्ह अंकित कर देते थे और उस राज चिन्ह को देखकर व्यक्तियों को बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय करने में उस मुद्रा को काम में लिया जाता था। धीरे धीरे
शुरू शुरू में हमारे यहाँ तांबे के सिक्के चले, उसके बाद चांदी के सिक्के चले, सोने के सिक्के चले, फिर लोहे के सिक्के चले। इन सभी सिक्कों में जो सर्वग्राहिकता या वैधानिकता का गुण था, वो राज परिवार की वो जो चिन्ह होता था उसके माध्यम से उसमें वैधानिकता का गुण होता था। क्योंकि सामान्य रूप से मुद्रा जो होती है उसका सांकेतिक मूल्य अलग होता है और धातु का मूल्य अलग होता है। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, उसका अगर लोहा बनाए तो वो 10 पैसे का ही होगा, या 5 रुपए का आप एक सिक्का लें, उसको ठोक पीट कर उसका लोहा बना दें तो वो लोहा आपको 10 पैसे का ही होगा। प्रचलन मूल्य तो उसका 5 रुपए है, पर वास्तव में धातुगत मूल्य उसका क्या है, वो 10 पैसे हो सकता है, 20 पैसे हो सकता है, 15 पैसे हो सकता है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राजा महाराजाओं के द्वारा एक राज चिन्ह अंकित किया जाता था। वर्तमान में भी रिजर्व बैंक के द्वारा उसमें कोट लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब बात करते हैं मुद्रा की परिभाषा की। देखिए, मुद्रा की परिभाषा क्या है। मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहा जाता है, और मनी शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द मोनेटा, मोनेटा, जो मनी शब्द है, ये मनी शब्द आया है लैटिन का एक शब्द है मोनोटा। मोनोटा जो देवी जूनो के नाम, वहां लैटिन शब्द में देवी जूनो, जिसको कि धन की देवी, जिसको कि समृद्धि की देवी माना जाता था, उसको मोनोटा के नाम से जाना जाता था। और ये माना जाता था कि ये स्वर्ग की रानी है और स्वर्ग का आनंद देने वाली है। जैसे मुद्रा आनंद देती है, सिमिलरली क्या होता था कि उस देवी को धन की देवी माना जाता था, जिसको मोनोटा के नाम से जाना जाता था। उसके नाम से हमारे यहाँ मनी शब्द आया इंग्लिश का, और हिंदी में हम इसको मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा की परिभाषा क्या हो, हर इकोनॉमिस्ट अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं कि मुद्रा क्या हो। हम कुछ जो विचारक है उनकी बात करेंगे। प्रोफेसर हार्टले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करते हैं। यानी हार्टले विदर्स मुद्रा के लिए क्या कहते हैं कि मुद्रा के माध्यम से क्या करते हैं, हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो हार्टले विदर्स कहते हैं मुद्रा क्या है, मुद्रा वह सामग्री है जिसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी जिस भी सामग्री से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है वही मुद्रा कहलाएगी। इसी प्रकार से प्रोफेसर नेप क्या कहते हैं कि वैधानिक परिभाषा इसको कहते हैं, प्रोफेसर नेप कहते हैं कोई भी वस्तु जिसे राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है वह मुद्रा है। वर्तमान में सरकार है, केंद्र सरकार ने कह दिया कि 1000 का नोट अब नहीं चलेगा, तो अब नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये घोषित कर दिया कि ये मुद्रा है और ये मुद्रा नहीं है। सरकार ने अभी हमारे यहाँ डिमोटाइजेशन हुआ, जिसमें 500 और 1000 के नोट को सरकार ने विमुद्रीकरण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य नेप क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु को जिसको सरकार मुद्रा घोषित कर देती है वो मुद्रा है। सरकार कागज के नोट चलाती है तो भी वो चलते हैं, सरकार सिक्के चलाती है तो भी चलते हैं, सरकार डेबिट कार्ड और प्लास्टिक कार्ड चलाती है तो भी चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा क्या है, कोई भी वह वस्तु जिसे सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है वह मुद्रा है। इसी प्रकार से मार्शल क्या कहते हैं कि मुद्रा में वह सारी वस्तुएं सम्मिलित है, जो भी वस्तुएं, क्या कह रहे हैं मार्शल, मुद्रा में वह सारी वस्तुएं सम्मिलित है जो किसी विशेष समय पर, विशेष स्थान पर, बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने में जो भी पदार्थ काम में आता है वह मुद्रा है। एक बार आप मार्शल की परिभाषा को वापस सुनिए। मार्शल क्या कहते हैं, मुद्रा में वह सारी वस्तुएं सम्मिलित होती है जो किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय पर, बिना किसी संदेह के वस्तुओं या बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय में जो चीज काम आती है उसे ही मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, सर्व सामान्यता के गुण को कहते हैं। मार्शल कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर, बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय करने में जो चीज काम आती है वही मुद्रा है। विशेष जांच पड़ताल, देखिए आपने 500 का नोट लिया, थोड़ा वो ऊपर देखता है तार है या नहीं, एक सामान्य जांच पड़ताल है। पर अगर आप रात को 2 बजे भी आप नोट से कुछ खरीदना चाहें, आप खरीद सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं मार्शल, मुद्रा वह वस्तु है
मुद्रा में वह सब वस्तुएं सम्मिलित होगी जो किसी विशेष समय में किसी विशेष स्थान पर, यानी मुद्रा में जो भी वस्तु, सारी वस्तुएं वह सारी की सारी सम्मिलित होगी जो किसी विशेष समय में विशेष स्थान पर बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में या व्यय का भुगतान करने में जो भी साधन काम में आता है उसको मुद्रा की संज्ञा दी जाएगी। यानी एक सर्व सामान्यता जिसको कि सब लोग माने उसको मुद्रा के रूप में ये मानते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर सेलिंगमैन क्या कहते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी मुद्रा वह है जिसे जनसाधारण के द्वारा ये स्वीकृति प्राप्त हो कि इसको मुद्रा के रूप में यूज लिया जाएगा। हम वर्तमान में भारतीय रुपया है, पूरे भारत में उसको सामान्य स्वीकृति की प्राप्ति है, कोई भी उससे वस्तु और सेवाओं को क्रय विक्रय के लिए मना नहीं करता है। तो प्रोफेसर सेलिंगमैन ये कहते हैं कि मुद्रा तो वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, सरकार जिसे जिसके बारे में जन सामान्य को विश्वास हो, जन सामान्य की स्वीकृति हो, उसको ही मुद्रा के रूप में कहा जा सकता है। इसके अलावा किनले नाम के इकोनॉमिस्ट हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम और मूल्य के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किनले इसके मुद्रा के कार्य के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य रूप से मूल्य के मापन और विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। तो इस उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे कानूनी रूप से सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। दूसरी चीज, उसको सामान्य स्वीकृति होती है। तीसरी चीज, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई विशेष जांच पड़ताल के उससे वस्तु और सेवाओं को क्रय विक्रय किया जा सकता है। उसके माध्यम वे एक विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है और मूल्य के मापक के रूप में काम करता है, वही एक मुद्रा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने मुद्रा को 4 प्रकार से बताया है। उन्होंने मुद्रा के 4 चीज बताई है मुद्रा की पूर्ति की, M1, M2, M3 और M4। इसमें M1 में माना है C प्लस DD प्लस OD। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं M1 की। भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहता है, M1 इसको बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा। इसमें एक तो कैश को शामिल किया गया है, जितने भी नगद, जितने भी सिक्के और जो नोट है वो मुद्रा की पूर्ति में M1 में शामिल होते हैं। दूसरा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है वह बैंकों में हमारी वह जमाएं जिसे हमारे मांगते ही बैंकों को देनी पड़ती है, उसको मांग जमाएं कहते हैं। जैसे हमारा जितना भी बचत बैंक में जो भी पैसा है, चालू खाते में जो भी पैसा है, वो दोनों मांग जमाएं हैं। जब भी हम मांगेंगे बैंकों को हमको देनी पड़ेगी। तो M1 में जितना भी कैश है और डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमाएं, वे सारी जमाएं जिनको कि हमको मांगते ही रिजर्व बैंकों को हमको देना पड़ेगा। और इसके अलावा अदर डिपॉजिट अन्य जमाएं। इन अन्य जमाओं में रिजर्व बैंक के पास विदेशी बैंकों की जो जमा राशि होती है उसको अन्य जमा में शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक के पास जो गैर बैंकिंग का कार्य करने वाली वित्तीय संस्थाएं होती है, जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक है जो बैंकिंग का काम नहीं करती है, अदर देन बैंकिंग का काम करती है, HDFC हो सकती है, ICICI पहले था, आजकल ICICI भी बैंक हो गया, तो ये LIC हो सकता है। तो इनका जो जमा राशि है, इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास सरकार की जो जमा राशि है वो सारी की सारी अन्य जमाओं में होती है। मुद्रा की पूर्ति के माप के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं M1, M2, M3 और M4 का बहुत बारीकी से उसमें विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ देखिए M1 हो गया। M2 में क्या करते हैं, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं। M3 निकालने के लिए कहते हैं, इसको बोलते हैं व्यापक मुद्रा, ये सबसे ज्यादा प्रचलन में आती है। M3 निकालने के लिए M1 में बैंकों की सावधि जमाएं। देखिए पोस्ट ऑफिस में जो बचत जमाएं, पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खुलता है, उसको M1 में जोड़ देंगे तो M2 बन जाएगा। M3 के लिए M1 में बैंकों के फिक्स डिपॉजिट, बैंकों में जो फिक्स समय के लिए डिपॉजिट होता है कि 1 साल के लिए FD बना दी, 6 महीने के लिए बना दी, 45 दिन के लिए बना दी, 5 साल के लिए बना दी,
तो वो फिक्स डिपॉजिट को M3 में शामिल किया जाता है। तो देखिए इसके बाद में आप देखिए M4 एक और होता है, तो इसमें M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की, यानी ये सब आ गया पोस्ट ऑफिस की समय जमाई और NSC को छोड़ देंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जो किसान विकास पत्र है या इंदिरा विकास पत्र के रूप में जमा होती है या वहां फिक्स डिपॉजिट होता है, उसको भी जोड़ देंगे तो ये M4 हो जाएगा। ये भारत में मुद्रा की पूर्ति के 4 माप है, M1, M2, M3 और M4। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और मुद्रा की परिभाषा क्या होती है और मुद्रा के जो माप है वो कौन कौन से हैं। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या है और मुद्रा का महत्व क्या है। थैंक यू।